White. Hello. ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग बजट पे डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हिस्ट्री जब बजट की देखते हैं तो पहली बार बजट का पेश किया गया 1860 में, और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने। और साथ में इनकम टैक्स भी उस समय इंक्लूड किया गया था, क्योंकि क्रांति हुई थी और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक वर्ष कमेटी बनाई गई थी 1921 में, और एक वर्ष कमेटी ने जो बजट था एक रिकमेंडेशन दिया कि रेलवे बजट को अलग कर देना चाहिए, और इसको अप्लाई करते हुए 1924 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। 2016 तक सब कुछ ठीक था, ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2017 में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट से, और दोनों को मर्ज करके एक नाम दिया गया यूनियन बजट। तो 2017 से फिर हम लोग यूनियन बजट पेश करने लगे, और कब ये पेश होता है? तो 1 फरवरी को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में सबसे पहले बजट की स्पीच दी जाती है। कौन देता है? वित्त मंत्री लोकसभा में, और बजट की एक कॉपी भेज दी जाती है राज्यसभा में। तो जब 1 फरवरी को ये डिस्कशन होता है या प्रेजेंटेशन देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसकी एक कॉपी राज्यसभा में चली जाती है, बाकी ये लोकसभा में अपना स्पीच दे रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे ये पेश करते हैं इसके बाद वोटिंग होती है और डिस्कस डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, देखो हमने आपसे क्या बोला था, प्रेजेंटेशन हुआ, इसकी एक कॉपी राज्यसभा में गई, जनरल डिस्कशन हुआ, फिर ये स्क्रूटनी हो गई रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, वापस यहां से तो ये आएगा ही ना, चौथा स्टेप। अब उनको क्या पास कराना होता है? डिमांड ऑफ ग्रांट्स पास करानी होती है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं वो हम देख रहे हैं कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है। तो जो बजट है, अब डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, हमने समझाया था कि कई सारी मिनिस्ट्री हैं, उन मिनिस्ट्री से रिलेटेड सबको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि स्कीम अलग अलग होती है। शिक्षा मंत्रालय का अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, हेल्थ मंत्रालय का अलग होगा, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स का अलग होगा। तो सब लोग अपना अपना प्रेजेंट करते हैं, तो वही हमने मिनिस्ट्री लिखा है M1 M2 M3, और ये लोग अपनी अपनी डिमांड ऑफ ग्रांट्स यहाँ पे रखी जाती है एक बजट के फॉर्म में, और फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो राज्यसभा में भेज देते हैं और लोकसभा में। तो लोकसभा में जो डिमांड की डिटेल होती है उसको डिस्कस किया जाता है। देखिए अब लोकसभा में क्या होगा, जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, देखिए हमारी बात समझना ध्यान से, हमने जो बजट पेश किया है मेन मुद्दा डिमांड ऑफ ग्रांट्स का आ जाएगा, क्योंकि डिमांड ऑफ ग्रांट्स का मतलब है पैसा, पैसे की डिमांड करना। तो अब हजारों करोड़ों रुपए का होता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो अपोज करेगा ही कि इतना पैसा तुम्हें क्यों चाहिए, तो वही डिमांड ऑफ ग्रांट्स हमें अप्रूव करानी होती है। तो वो जो रिपोर्ट बनती है उसके बाद लोकसभा में भेजी जाती है और राज्यसभा में भेजी जाती है। तो राज्यसभा में तो ज्यादातर वोटिंग नहीं होती है, वो केवल डिस्कस करते हैं, वोटिंग नहीं होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। वो जो परमिशन चाहिए होती है वो लोकसभा में चाहिए होती है। तो जैसे ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रस्तुत कर रहे होंगे कि शिक्षा पर 50,000 करोड़ चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए अलग से 60,000 करोड़ चाहिए। तो अब कोई भी मेंबर, प्राइवेट मेंबर जो वहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, मंत्री नहीं, जो भी प्राइवेट मेंबर हो, वो कट मोशन ला सकता है। कट मोशन का मतलब कि वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर ये कह सकता है कि इतना पैसा आपको क्यों चाहिए, ठीक है, और फिर वो समझाएगा, ठीक है ना, कि कैसे है ये। तो उसी के लिए वो कट मोशन लाते हैं, और ये ज्यादातर अपोजिशन वाले लाते हैं, अपोजिशन वाले जो होते हैं वो। तो वो कट का मतलब कि वो अमाउंट को रिड्यूस कराना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि 50,000 करोड़ चाहिए हमें हेल्थ पर, तो कहेंगे इतने की जरूरत ही नहीं है, इसको कट करके आप 20,000 करोड़ कर लो केवल, मतलब इस तरह से चीजें होती है।
तो अगर डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर वोटिंग होती है और अगर ये फेवर में चला जाता है, सब सहमत हो जाते हैं, जो कि मिल ही जाना है क्योंकि लोकसभा में हो रहा है और लोकसभा में गवर्नमेंट जिसकी है वही तो हो गई। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है तो वो आपकी जो डिमांड्स की गई हैं वो अप्रूव हो जाती हैं, और जैसे वो अप्रूव हो जाती हैं तो फिर आपको एक बिल लाना पड़ता है, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, जिससे कि आप पैसा निकाल सकते हैं संचित निधि पर। तो हमने क्या देखा कि जब भी बजट पेश होगा और उसके बाद जब भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगा, अनुदान मांगा जाएगा, पैसा की बात होगी जब, तो लोकसभा में ये जब डिस्कशन चल रहा होगा तो उस पर वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर, और वोटिंग आपके फेवर में जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगा। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसा निकालना है तो आपको एक एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होगा और फिर आप वो निकाल सकते हैं पैसा। क्लियर है? लेकिन विपक्ष जो है वो कट मोशन ला सकता है। कट मोशन क्या है उसको देखते हैं। तो कट मोशन में क्या है आपका, एक पहला होता है कट मोशन जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन, इसका मतलब ये होता है कि वो विपक्ष वाला कोई नेता ये कहेगा कि इतने पैसे की जरूरत नहीं है, 10,000 करोड़ कम कर दो इसमें, मतलब वो कुछ कम करवा के कहेगा। जैसे मान लो हमने 50,000 करोड़ मांगा है तो वो कहेंगे 40,000 करोड़ में तो काम हो जाएगा, आप 10,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट से वो उसको अगर घटवाना चाहते हैं तो वो इकोनॉमिक कट मोशन कहते हैं। दूसरा टोकन कट मोशन, अगर वो केवल 100 रुपए कम करवाना चाहते हैं, मान लो कोई स्कीम है वो कहते हैं 100 रुपए कम कर दो, तो ये होता है टोकन कट मोशन। ये कहते हैं टोकन कट, केवल 100 रुपए की बात होती है। ये अमाउंट ऑफ डिमांड बाय रिड्यूस बाय 100 रुपीज। तो 100 रुपीज क्या होता है, जहां लाखों करोड़ों रुपए की बात हो रही है तो फिर वो 100 रुपीज कम करने के लिए करते हैं। तीसरा होता है 1 रुपए से कम कराना है, अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय 1 रुपीज। मतलब वो कह रहे हैं इनके लिए केवल 1 रुपए देना है बस इस पॉलिसी के लिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इतना रुपए देने की क्या जरूरत है इन्हें, 1 रुपए दे दो खाली। ठीक है, तो अब 1 रुपए में कौन सी पॉलिसी होगी भाई? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि ये वाली जो पॉलिसी हो वो कंप्लीट हो, मतलब ये वाली जो स्कीम है एक प्रकार से वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्कीम आगे ना बढ़े। तो 1 रुपए से कट करने का मतलब ये है, ठीक है, कि 1 रुपए तक अपना मतलब वो चला जाए। तो इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो कट मोशन लाते हैं ये अप्रूव होता होगा? मतलब ये जो विपक्ष आपका कट मोशन ला रहा है, ये इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन, और ये नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर वोटिंग होगी, और जैसे ये कट मोशन है ये ला सकते हैं लेकिन वोटिंग तो होगी ना, और लोकसभा में किसके ज्यादा लोग हैं? गवर्नमेंट के, तो वोटिंग में तो उनको मिलना ही है, तो आपका कट मोशन तो पास ही नहीं होगा कभी, तो ये होता ही होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कट मोशन करने का, जब पास ही नहीं होगा तो क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है जिससे ये पता चले कि जो बाकी मेंबर है वो आपकी पॉलिसी से खुश है या नहीं, या कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है कि आपकी पॉलिसी में कोई गड़बड़ है, तो ये भी तो शो कर सकते हैं वो मेंबर पॉलिसी कट मोशन ला करके कि ये आपके इस पॉलिसी ये बेकार सी है, बिल्कुल ये तो चलनी ही नहीं चाहिए। बस इसलिए लाया जाता है कि मतलब एक विचार जानने के लिए। बाकी कट मोशन पास नहीं होते कभी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जो होगी वो तो उन्हीं के सब लोग ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के बजट की जो ग्रांट्स हैं वो लोकसभा में अप्रूव की जाती है, ठीक है ना, जो भी है वोटिंग होती है और लोकसभा में वो अप्रूव हो जाती है। वो अप्रूव होना है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं, तो वो अप्रूव हो जाती है। क्लियर हुआ बात? और फिर इसके बाद आपको एक बिल चाहिए होता है और उस बिल से आप पैसा निकाल सकते हैं। अन्य सरकारी व्यय की अगर हम बात करें तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा, देखो भारत की संचित निधि पे हमने बोला था कि ये सैलरी वगैरह होती है, किनकी सैलरी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कैग, इन लोग की जो सैलरी होती है उसको भारित व्यय कहते हैं। इनके अलावा अगर कोई पैसा आपका निकाला जा रहा है तो वो अन्य सरकारी व्यय में आता है, ठीक है ना। इन सभी पर लोकसभा में अनुमति प्रदान करने या न करने पर मतदान होता है कि भैया ये दिया जाए। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस चीज पर मतदान नहीं होता है, ये वाले पॉइंट पे मतदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीधा सैलरी से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के जज के, इसके लिए वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग किसके लिए होती है? इनको छोड़कर बाकी जितने खर्चे होंगे,
इन सैलरी को, इनके भारित व्यय को हटाकर बाकी जितने खर्चे उनके लिए मतदान होता है कि ये पैसा चाहिए या नहीं चाहिए इस पर। तो भारित व्यय पे कभी नहीं होता कि राष्ट्रपति की सैलरी पर ही मतदान करवा दो, इनको इतनी सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, इस पर नहीं होता कभी मतदान, ठीक है ना। तो जो संचित निधि से आपका भारित व्यय है उस पर मतदान नहीं होता, ठीक है। मतदान इस बात पे होता है कि इनके अलावा जो चीजें हैं उस पर मतदान होता है। तो ये बात हमने किया। और आर्टिकल 113 क्या कहता है कि प्रत्येक अनुदान की मांग, डिमांड ऑफ ग्रांट, राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाएगी। मतलब अगर कोई भी पैसा आपको निकालना है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, और जो कि राष्ट्रपति प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, राष्ट्रपति उसको प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो अभी तक हम लोग जो देखे उसको हम जरा थोड़ा सा रिवाइज कर दें, क्योंकि क्लास थोड़ी सी इधर उधर डिस्टर्ब हो रही थी, तो हमें इसको कनेक्ट कर दें जरा क्लास को। नेट का इशू स्टूडेंट बहुत चल रहा था, तो नहीं क्या अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो हम थोड़ा सा आपको इसको पीछे का लेकर के कनेक्ट कर दें यहां तक, ठीक है। देखिए क्या हुआ, एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल 114 अनुच्छेद के तहत ये कौन सा बिल होता है, जब संचित निधि से पैसा लाया जाता है। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिससे हम लोग कुछ प्रमुख लोगों की सैलरी वगैरह देते हैं या खर्चे देते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और कैग। अगर इन लोग की हमें सैलरी वगैरह अलाउंस देना होता है तो हम संचित निधि से देते हैं, ठीक है ना। और इसी के लिए भी हमें एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है, लेकिन इस पे मतदान नहीं होता है। मतलब इस पे आप ये मतदान नहीं कर सकते कि इनको हम पैसा दें या ना दें, बाकी दूसरी चीजों पे मतदान होगा। लोकसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक की तरह होता है। किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं होता, तो इस बिल पर कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है ना। 114 में के अनुसार ही हमने बात किया था कि संचित निधि व भारित व्यय हेतु ही आपको लोकसभा में प्रस्तुत करना होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी, जिसका मतलब था बजट, और ये हमारे किस आर्टिकल में है, 112 में है। कौन प्रेजेंट करता है, वित्त मंत्री करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। किस शब्द से बना है, तो बजट से बना है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, लेदर ब्रीफकेस, जिसका मतलब होता है। हमारे संविधान में क्या बजट शब्द है? नहीं, हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट स्पीच जब वित्त मंत्री देते हैं तो वो दो पार्ट में आपका एक होता है। एक पार्ट वो होता है जब वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। हेलो, क्या बताते हैं वो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या, सेक्टर पे कितना खर्च करना है, क्या प्लान कर रहे हैं, कोई नई स्कीम अगर इंट्रोड्यूस है तो वो गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज है, ये भी आपका देखते हैं। पार्ट बी में वो क्या बताते हैं कि टैक्सेस में क्या क्या चेंज करने वाले हैं। ये दो चीजें देखी जाती हैं। स्पीच कब दी जाती है, तो 1 फरवरी को दी जाती है, और वो 2017 से ये चल रहा है 11 बजे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये वही जो बजट जिसको हम लोग कह रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा, कितना पैसा वो आने वाला है उनके पास और कितना पैसा कहाँ वो खर्च करने वाले, तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है फाइनेंशियल। इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी स्टेटमेंट दी जाती है, तो 5 स्टेटमेंट दी जाती है। पहला वो दिया जाता है कि संचित निधि के आय और व्यय की जानकारी, संचित निधि से होने वाले भारित व्यय की जानकारी। भारित व्यय के बारे में हम बार बार डिफाइन कर चुके, ठीक है। तीसरा हमें बताया जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि के बारे में, कि कोई भी चेंज अगर करना है, पैसा निकाला गया है समथिंग। चौथा हमें पब्लिक अकाउंट से बताया जाता है, और पांचवा उन यूनियन टेरिटरी की बात होती है जहां पर खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी जो भी प्रावधान करने हैं वो बजट में ही किया जाता है। अब कोई अगर स्कीम लाया है कोई, ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में स्कीम की बात की है, अब उसमें वो क्योंकि पैसा खर्च होगा तो अनुदान मांगेंगे, तो उसी को कहा जाता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विभिन्न मंत्रालयों से रिलेटेड स्कीम होती हैं, और जितना पैसा इन स्कीम के लिए चाहिए होता है उसे ही डिमांड ऑफ ग्रांट कहते हैं। इस पर वोटिंग होती है, यदि एक्सेप्ट हो गया तो संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक बिल चाहिए होगा, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है ना। अब हमने बात की थी कि बजट कैसे पास होता है, तो 6 स्टेप में बजट पास होता है। पहला कौन सा है, प्रेजेंटेशन, कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर वो जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद वो स्क्रूटनी के लिए जाता है रिलेटेड कमिटीज के पास, फिर उस पर वोटिंग होती है, डिस्कस होता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर, और ये एक्सेप्ट हो जाता है तो पैसा आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही एक्सेप्ट होता है तो एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, उससे आप संचित निधि से पैसा निकाल लेंगे, तो वही एप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है।
और फिर आपको लास्ट में एक फाइनेंस बिल लाना होता है जिससे आपके टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ये 6 स्टेप में आपका बजट होता है। तो हमने इसको कवर कर लिया, जो पीछे हमने डिस्कस किया था वो आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। जनरल वाला तो आज ही हम लोग डिस्कस किए हैं। अच्छा, आते हैं अब इस पर, ये वाला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा इस पर क्या है पॉइंट। देखना, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022, भाई कोई एक बजट पेश किया गया है। इस साल का जो बजट रहा होगा 2021 वाला, तो ये जो बजट है वो 1 फरवरी को अनाउंस हुआ होगा, 1 फरवरी को अनाउंस हुआ होगा। तो 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में स्पीच दी होगी, ठीक है। तो वो जो बजट होगा वो कौन से साल से चलेगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक रहेगा वैलिड, एक साल के लिए वैलिड रहेगा वो, क्योंकि वार्षिक रहता है। तो कोई भी बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है, कंसीडर 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब ये जो 2022 चल रहा है, जो पिछले साल बजट बनाया गया था, ये 31 मार्च तक वैलिड है। हेलो, ठीक है। हमारे 2022 और 23 के लिए जो बजट है वो कब आएगा, हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट कब प्रस्तुत होगा, अगले ही महीने, नेक्स्ट मंथ ही हमारा 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको स्पीच देंगे, तो वो फिर हमारा 2022 के लिए हो जाएगा। लेकिन वो 1 अप्रैल से ना लागू होगा, क्योंकि अभी तो जो 2021 वाला है वो तो हमारा 31 मार्च तक तो चलेगा ही, क्लियर है। लेकिन स्पीच फरवरी में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है बजट, फरवरी मार्च सब निपट जाता है, वो स्पीच होता है, बाकी पूरी प्रक्रिया होते होते वो अप्रैल का अंतिम महीना तक जाता है, मतलब अप्रैल के लास्ट डे तक जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। अब सपोज करो कि 1 फरवरी 2022 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच देंगे, अभी आने वाले उसमें देंगे, और ये स्पीच देंगे 2022 से 23 के लिए। लेकिन वो लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 1 अप्रैल से लागू होगा ना, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जो पैसा निकालने की बात होती है, समझिए, जो बजट जैसे ही पेश होता है, मतलब बजट जब अनाउंस होता है, उसके बाद जो भी आपको डिमांड ऑफ ग्रांट्स चाहिए होती हैं, अनुदान, उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, तभी पैसा निकाल सकते हो। पैसा कैसे निकाल सकते हो अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन बिल से। और पता है कि 1 अप्रैल से आप लागू जरूर कर देते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल लागू करवाते करवाते लास्ट हो जाता है अप्रैल का, मतलब 1 अप्रैल को अप्लाई नहीं हो पाता एप्रोप्रिएशन बिल, ये कहीं जाकर के अप्रैल के लास्ट डेट तक ये अप्रूव होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब तक एप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव नहीं होगा तो पैसा निकलेगा नहीं। तो ये जो पूरा अप्रैल का मंथ है ये चलेगा कैसे, क्योंकि पिछले साल का जो बजट था वो तो 31 मार्च को खत्म हो गया, और जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो जाकर के आपका होगा करीब 29 या 30 अप्रैल के आसपास अप्रूव होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की जो पैसे की जरूरत है वो कहां से पूरी होगी, क्योंकि पिछले साल का जो बजट है वो तो मार्च तक खत्म हो गया, और इस साल का जो बजट अनाउंस हुआ है तो एप्रोप्रिएशन बिल अभी लागू नहीं हो पाया है, तो पैसा निकाल नहीं पा रहे आप, तो सरकार काम कैसे करेगी। तो इस 1 महीने का दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्च अगर नहीं होगा, मतलब पैसा अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगी सरकार। इस चीज से बचने के लिए एक प्रोसेस लाया गया है जिसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान कहते हैं इसको। अनुच्छेद 116 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर का खत्म हो गया पैसा और अगला वाला अनाउंस तो हो गया है, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल अभी लागू नहीं हो पाया है और सरकार को पैसा चाहिए, तो वो वोट ऑन अकाउंट ले सकती है, लेखानुदान उसको मिल जाएगा 2 महीने के लिए। वैसे 1 महीने के लिए चाहिए होता है, लेकिन ये 2 महीने तक के लिए ले सकती है।
तो लोकसभा इसको ये अप्रूव करवा देगी और सरकार वो 1-2 महीने के लिए वो पैसा ले सकती है, और जैसे ही उनका फाइनेंशियल ईयर का पूरा अप्रूव हो जाएगा वो चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये एक चीज होता है कि मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, और ये ज्यादा नहीं होता है, 1-8 महीने के लिए होता है, उस दौरान जब तक वो एप्रोप्रिएशन बिल आपका अप्रूव ना हो तब तक के लिए होता है। तो उससे बचने के लिए वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान आता है। तो देखिए क्या हुआ कि अप्रोप्रिएशन बिल 2022 अप्रैल तक ही लागू हो पाता है। इस दौरान सरकार के पैसों की जरूरत कैसे पूरी होगी? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए संविधान ने लोकसभा को ऑथराइज किया है कि इस पीरियड के लिए ग्रांट एडवांस में ले सकती है। एडवांस मिल जाएगा उसे बिना एप्रोप्रिएशन बिल के, बाद में पास करा लिया जाएगा। इसी को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। जो एडवांस लेते हैं ये लोग उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, जैसे हम लोग भी एडवांस लेते हैं अपने कामों के लिए, ठीक है ना। और ये 116 में डिफाइन किया गया है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब हम कुछ एडवांसेस की बात करते हैं ग्रांट की, जो हम लोगों ने कहा था कि अलग अलग कितने प्रकार से ग्रांट देखने को मिलते हैं। देखो वोट ऑन अकाउंट को तो अलग रखो, वोट ऑन अकाउंट एक अलग है जब वो सिचुएशन रहती है। ग्रांट कौन कौन से होते हैं? तो एक ग्रांट होता है ये, देखो ग्रांट का मतलब अनुदान है, मतलब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये उसकी बात हो रही है। एक होता है एडिशनल ग्रांट, एक होता है एक्सेप्शनल ग्रांट, एक होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक, एक होता है आपका एक्सेस, और एक होता है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट तो बाद में देख लेंगे। ये कुछ अनुदान होते हैं, ये डिमांड करते हैं हमारे बजट में। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं और जो ग्रांट की मांग होती है ना, डिमांड ऑफ ग्रांट, वो डिमांड ऑफ ग्रांट यही है। एक डिमांड होती है जिसको बोलते हैं एडिशनल ग्रांट, एक होती है जो एक्सेप्शनल ग्रांट, फिर एक होती है आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक होती है आपकी एक्सेस ग्रांट यानी कि अधिक, और एक लास्ट होता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट। एक तो वोट ऑन अकाउंट है वो फाइनेंशियल वाला, और एक है वोट ऑन क्रेडिट, ठीक है। पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, ठीक है, पूरा एक साथ शेयर कर दे रहे हैं। देखो व्हाट्सएप पे चला गया होगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, ठीक है, पूरी फाइल एक साथ कर दी है। उसके आगे का है ये, मतलब जहां तक आपको पिछला भेजा था हमने, है ना, उसके आगे का है। लास्ट फाइल आपकी जो पिछली बार शेयर की थी वो शायद हमें लगता है लास्ट पेज उसका क्या था, फंड्स ऑफ इंडिया था। पिछली वाली जो फाइल भेजी थी फंड्स ऑफ इंडिया था ना। हाँ, तो यही वाला है, ये न्यू वाली फाइल है, ओल्ड वाली नहीं है, ये न्यू फाइल है जो हमने आपको पढ़ाई है। तो फंड्स ऑफ इंडिया के बाद का है ये, जस्ट फंड्स ऑफ इंडिया जहां खत्म हुआ था उसी के बाद आपकी एप्रोप्रिएशन बिल से फाइल है ये, ठीक है, जो चल रहा है। और करीब 33 पेजेज होंगे, चेक करो इस फाइल में। आगे तक का है ये, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब होगा। ठीक है, लास्ट पेज इसका क्या है जो अभी हमने भेजा है, वो लास्ट पेज बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन, लास्ट पेज में यही है ना। ठीक है, तो न्यू वाली फाइल हमने आपको भेज दी है, पुरानी वाली जो थी वो अलग थी, अब ये न्यू वाली जो फाइल है वो गई है आपके पास, दोनों।
ओके, ठीक है। तो इसमें आगे तक का आपका है, सुप्रीम कोर्ट है इसमें, राज्य वाला भी है इसमें, मतलब स्टेट वाला भी है, पार्ट 6 भी है इसमें, और हाई कोर्ट वगैरह भी है। इसमें पूरा लगभग हाई कोर्ट वगैरह सब कर दिया है हमने। सुप्रीम कोर्ट है, पार्ट 6 भी है, तो कंप्लीट है आपका पार्ट 5 पूरा, और लास्ट में जो पार्ट 6 है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 6 तक आपका पूरा कवर हो गया। इसी को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, अपना नोट्स बना सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके नोट्स बना सकते हो, जो पीडीएफ हमने दोनों शेयर करी है, मंत्री परिषद और ये वाली। तो हम लोग क्या देखते हैं, सपोज करिएगा हम ग्रांट आपको बताते हैं कि कौन कैसा ग्रांट है, जरा ध्यान देखिएगा, हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, यहां देखो, देखो सपोज करो कि गवर्नमेंट ने अपनी बजट में 5 सर्विस के बारे में बताया। बजट जो अनाउंस हुआ उसमें उन्होंने कहा कि सर्विस 1 पे हम लोग 100 करोड़ खर्च करेंगे, बात ध्यान समझना। सर्विस 2 पे वो कह रहे हैं 200 करोड़ खर्च करेंगे, सर्विस 3 पे वो कह रहे हैं 120 करोड़ करेंगे, और सर्विस 4 पे कह रहे हैं कि हम 140 करोड़ करेंगे, और सर्विस 5 पे 10 करोड़ खर्च होगा। तो हमारी गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे स्पीच दे रहे हैं बजट की, वो हमारे 5 सर्विस के बारे में बता रहे हैं अपनी बजट स्पीच में, और उनके बजट में जो एलोकेशन है पैसे का, वो ये एलोकेशन है। तो 100 करोड़ 200 करोड़, लेकिन क्या स्टूडेंट जरूरी है कि जितना उन्होंने बजट में एलोकेट किया है क्या उतना ही खर्च होगा? भाई ये तो एक एस्टिमेटेड है ना, अनुमानित है कि इतना हो सकता है। भाई वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात। तो हम लेके चलते हैं कि जो सर्विस 1 थी, बजट में वो 100 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन एक्चुअल खर्च कितना हो गया? 125। भाई 100 करोड़ का था अनुमान, लेकिन जब ये काम होने लगा, 3 लोगों ने काम होते होते इनको समझ में आया कि यार 125 करोड़ तक चला जाएगा ये तो। अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि बजट में तो हम 100 करोड़ एलोकेट करवाए हैं, और आपने प्रोसेस देख ही लिया है कि हर अनुदान के लिए आपको क्या करना था, वोटिंग करनी थी और पूरा अप्रूव कराना था। अब इतना आसान नहीं है कि एक भी रुपया आप निकलवा सके वहां से, क्योंकि जितना अप्रूव हो जाता है वही होता है, फिर लाना पड़ेगा, फिर प्रोसेस पूरी वही करनी पड़ेगी। सर्विस 2 में हमने देखा कि 200 करोड़ एलोकेट था, लेकिन कितना खर्च हुआ? 190। 10 करोड़ बच गए? नहीं बच गए। लेकिन क्या गवर्नमेंट ये 10 करोड़ खर्च कर सकती है दूसरे वाले सर्विस पे? नहीं। इसको भी निकाल के अगर दूसरी सर्विस पे खर्च करना है ना, तो पूरा प्रोसेस लोकसभा में जाएगा कि हमारे सर्विस 2 में 10 करोड़ बच गया है, हम सर्विस 3 में इसको लगाना चाहते हैं। फिर उन्हें एक ग्रांट अप्रूव करानी पड़ेगी लोकसभा से, तब वहां जब अप्रूव हो जाएगा तो ये कहेंगे यस ठीक है अब लगा दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया के तहत सब चीज होती है। सर्विस 3 में 120 करोड़ एलोकेट था, लेकिन खर्च कितना हो गया? 125 करोड़, 5 करोड़ ज्यादा। सर्विस 4 में 140, ये कितना बढ़िया है, 140 एलोकेट हुआ था और 140 से क्या हुआ? खर्च भी हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। और सर्विस 5 में 10 करोड़ था, लेकिन खर्च हुआ 50 करोड़। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सर्विस रह गई हो जिसका डिस्कशन हमने बजट में किया ही ना हो, वो अचानक से सामने आई हो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो सर्विस जब स्पीच दी जा रही थी बजट के समय तो नहीं आई, 1-2 साल मतलब कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद समझ में आया कि अरे ये सर्विस भी होनी चाहिए थी, और ऐसा कुछ, और वो उनसे दिमाग से निकल गया होगा उस समय। तो अब उनको एक कोई नई सर्विस समझ में आई, और उस नई सर्विस का खर्च 130 करोड़ है। फिर उनके बाद कुछ पता चला, कुछ ऐसी चीजें जो आज तक किसी ने करी ही नहीं, बजट में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ था, और नई सरकार आई, उसने कहा मैं करूंगा, मैं ये वाला नया वाला पर्पज निकालूंगा, आज तक किसी सरकार ने बात नहीं कि हम करेंगे। तो वो स्पेशल पर्पज, अब उसके लिए भी पैसा चाहिए,
तो इन दोनों की बात तो हुई ही नहीं ना भाई। बजट में किसकी बात हुई? 5 सर्विस की। इनकी तो बजट में बात ही नहीं हुई। क्लियर है? तो जिनकी बजट में बात नहीं हुई, जैसे कि ये, तो सर्विस 6 जो अलग से जिसकी बजट में बात नहीं हुई थी, इसके लिए कहा जाता है एडिशनल ग्रांट। अलग से अनुदान चाहिए होगा। और जो स्पेशल पर्पज है, जो कभी बजट में डिस्कस नहीं किया गया था किसी भी साल, किसी सरकार ने किया, ये लोग नया कुछ लाना चाह रहे थे, उसके लिए अगर पैसा चाहिए होगा तो उसे कहेंगे एक्सेप्शनल ग्रांट। हेलो? अगर कोई ऐसी स्कीम जो हमारे बजट में एलोकेट नहीं हो पाई, छूट गई, और हमें लगता है कि वो बजट में होना चाहिए था, तो वो आपका है सर्विस 6 जो 100, उसको कहते हैं एडिशनल। कभी ना कभी बजट में ये यूज किया गया होगा, लेकिन इस साल हमसे छूट गया। ये है मतलब पिछले 2-3 सालों से वो चल रहा था, लेकिन इस साल हम उसको ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन कोई ऐसा पर्पज जो एकदम स्पेशल है, जो कभी किसी ने नहीं शुरू किया, नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा मैं इसी बार शुरू करने वाला हूं, इसको बोलते हैं कोई स्पेशल पर्पज। और इसके लिए अगर पैसा चाहिए तो उसे एक्सेप्शनल कहते हैं। अपवाद, भाई कभी किसी ने किया ही नहीं तो हम करने जा रहे हैं, तो एक्सेप्शनल है। ठीक है? और जो एडिशनल है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो ये दोनों ग्रांट तो क्लियर हुए सबको। आते हैं अब ऊपर। ऊपर किस पे आते हैं स्टूडेंट? देखिए क्या था, यहां पर एक था एक्सेस ग्रांट। देखो यहां वाला क्या होता है, इसको समझ लो। जैसे सर्विस 2 में क्या था आपका, 200 करोड़ 190, तो 10 करोड़ बच गया था ना। इस 10 करोड़ को यहां खर्च करना है। क्यों? क्योंकि 120 करोड़ यहां पर है और 125, तो 5 करोड़ ज्यादा चाहिए ना। इन दोनों को कंपेयर करो, सर्विस 2 को और सर्विस 3 को। सर्विस 2 में कितने करोड़ बच गए आपके? 10 करोड़। और सर्विस 3 में कितने करोड़ ज्यादा हो रहे हैं? 5 करोड़। तो हम इस 10 करोड़ को यहां से निकाल के यहां डाल दें, हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक ग्रांट लेनी पड़ेगी, टोकन ग्रांट कहते हैं। 1 रुपए की ग्रांट होती है ये। लोकसभा में आपको ये पास कराना होगा। आप कहेंगे हमें 1 रुपए की टोकन ग्रांट चाहिए, और लोकसभा में ये पास हो जाएगा। तो एक रुपए की जब टोकन ग्रांट पास हो जाती है, तो वो यहां का पैसा निकाल के इस वाली सर्विस में डाल सकते हैं। लेकिन ये अप्रूव कराना पड़ेगा लोकसभा में, उसके बाद ही होगा। ठीक है? तो ये बातें समझ में आई। अब मेन मुद्दा है इन दोनों का, सप्लीमेंट्री और एक्सेस, ये क्या होते हैं? अब जरा ध्यान से समझिए। जो सर्विस 1 है 100 करोड़ 125, और जो सर्विस 5 है, अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों में हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। यहां कितना चाहिए? 25 करोड़, और यहां कितना चाहिए हमें? 40 करोड़। तो जब कोई सर्विस में बजट में जितना एलोकेट हुआ है, और उससे अगर हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है, जैसे हमने 100 करोड़ एलोकेट किया था और हमें 125 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ ज्यादा हो गया, तो इसके लिए 2 ग्रांट होती हैं। एक होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट और एक होती है एक्सेस ग्रांट। दोनों में से कोई एक लिया जाता है। अब समझना ये है, एक्सेस ग्रांट कब ली जाती है और सप्लीमेंट्री कब ली जाती है। अब आपको वो काम बहुत जरूरी है, तुरंत करवाना है, और अब लोकसभा में जाकर अप्रूव नहीं करवा सकती, इतना अर्जेंट काम है, और हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। तो आपको एक्सेस ग्रांट लेनी है। आप पैसा खर्च कर चुके हैं, जैसे 100 करोड़ था और 125, तो आपको कितने की जरूरत थी? 25 करोड़ की। आपने खर्च कर दिया पैसा कहीं से निकाल करके अकाउंट से। और जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी तो है और कंटिजेंसी भी है, 3 अकाउंट है ना। तो अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है केवल संचित निधि के लिए, कंसोलिडेटेड के चाहिए। बाकी 2 से पैसा निकाल सकते हो बिना अप्रोप्रिएशन बिल के। तो कंटिजेंसी फंड से और पब्लिक अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए अप्रूव नहीं कराना है, केवल राष्ट्रपति के उसमें आपको कहना होगा और वो आपको मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड के लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है। तो जैसे इनको 25 करोड़ चाहिए होगा, अभी वेट नहीं कर सकते, इन्होंने पता चला पब्लिक अकाउंट से 25 करोड़ निकाल करके खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद
फिर ये लास्ट में जाकर के फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा होगा तो ये अप्रूव करा लेंगे एक्सेस ग्रांट। तो अगर सरकार को पैसे की तुरंत जरूरत है और वो अप्रूव नहीं करा सकता है, उसके पास टाइम नहीं है, या फिर उसने खर्च कर दिया है पैसा, तो वो एक्सेस ग्रांट कहलाता है। तो फिर जब वो खर्च कर चुके होंगे पैसा, तो वो एक्सेस ग्रांट को पास करवाएंगे लोकसभा में लाके। पास इसको भी कराना है, लेकिन बाद में। सप्लीमेंट्री उसे कहते हैं कि आपको 25 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा लिया नहीं है, अभी आप प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप पहले लोकसभा में जाएंगे, उस बिल को, सप्लीमेंट्री ग्रांट को वहां रखेंगे, पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आप 25 करोड़ फिर आपको अकाउंट से मिलेंगे। तो आपने देखा कि जो 25 करोड़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, 100 से 25 करोड़ एक्स्ट्रा वाली, तो अगर आपने ये खर्च कर दिया है, ये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है, ठीक है, तो खर्च कर दिया है और उसके बाद फिर अप्रूव कराना है, तो वो एक्सेस ग्रांट। लेकिन अगर आपने ये खर्च नहीं किया है, आप चाहते हैं कि प्रॉपर पूरा प्रोसेस हो, फिर पैसा मिले तो हम खर्च करें, तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो यहां से हमने कुछ ग्रांट्स देखे आपके। अब जरा हम इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की, ठीक है। देखिए क्या हुआ। एडिशनल ग्रांट, ऐसी सर्विस जिसके बारे में बजट में किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया, ऐसी सर्विस के लिए पैसों की जरूरत एडिशनल ग्रांट से पूरी की जा सकती है। ऐसी सर्विस जिसके बारे में बजट में कोई मेंशन नहीं किया गया, देखिए ये वाला सर्विस जो था, कौन सा, सर्विस 6, सर्विस 6 थी ना अभी, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ था। हम उसी पेज में दिखा देते हैं, जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा, देखो ये वाला, ये एग्जांपल है, शॉर्ट में लिखा है ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप अगर देखें सर्विस 6, तो सेवा 6 के लिए हम एडिशनल ग्रांट लेते हैं, क्यों? क्योंकि बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट, यदि सरकार किसी विशेष और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए ऐसे खर्चे कभी भी किसी वित्तीय वर्ष में नहीं किए गए, तो इसके लिए सरकार को एक्सेप्शनल ग्रांट लेनी होती है। मतलब ऐसा खर्चा कभी हुआ ही नहीं पूरे उसमें, ये लोग नया कुछ कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट, जो 15 करोड़ की ने चाहिए, मान लो एक एग्जांपल। तीसरा देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुच्छेद 115 में, यदि किसी सर्विस के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक की आवश्यकता है, देखो निर्धारित कितना किया गया था, 100 करोड़, लेकिन आपको चाहिए कितना, 125, तो किसी सर्विस के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक की आवश्यकता है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट को लोकसभा में लाया जाता है। तो जितना एलोकेट हुआ है उससे ज्यादा खर्च हुआ है, तो फिर आपको वो सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए होगा, उसके बाद फिर आप खर्च करेंगे। लेकिन इसी केस में अगर आप पैसा खर्च कर दिए हैं किसी अकाउंट से निकाल कर, तो फिर आप एक्सेस ग्रांट को अप्रूव कराएंगे, और आपने अगर अभी खर्च नहीं किया है तो फिर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट को कराएंगे, और अगर आपने वो खर्च कर दिया है 125 करोड़, तो फिर आपको एक्सेस ग्रांट अप्रूव कराना होगा। क्लियर हुई बात? ये क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है? वोट ऑन क्रेडिट का मतलब होता है, जरा पढ़ लो, यदि सरकार को व्यय के लिए धन की शीघ्र आवश्यकता हो, जैसे कोविड, लैंडस्लाइड या कार्यपालिका के लिए ब्लैंक चेक के समान होती है, जो लोकसभा द्वारा प्रदान की जाती है। क्या कोविड जब आया तो क्या सरकार को पता था कि कोविड आने वाला है? कहीं पर अगर भूस्खलन हो रहा है तो क्या सरकार को मालूम है कि यहीं पे जमीन गिरने वाली है? कहीं पे बाढ़ आने वाला है तो क्या पता चल जाएगा कि बाढ़ आके उड़ा ले जाएगी? नहीं मालूम ना, ये तो सडनली होती है ना चीजें। और जैसी ऐसी अगर कोई आपदा आती है, उस समय पैसे की तुरंत रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए हम बजट में अप्रूव नहीं करा पाते कि हम बजट की प्रक्रिया को अपनाएं। इस चीज के लिए अगर ये ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है इमरजेंसी टाइप की या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, भूकंप की तीव्रता के बारे में हम बता नहीं सकते, सडनली आती है, तो हमें चाहिए वो वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं उसे, ब्लैंक चेक की तरह है ये, जितना चाहो उतना पैसा निकालो। तो ये ब्लैंक चेक की तरह होता है जो लोकसभा अप्रूव करवाती है, और इसमें पूरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, लोकसभा के जो भी होते हैं उसमें वो अप्रूव करा देंगे, और आपको सरकार जो है वो पैसा निकाल सकती है, और फिर उस आपदा पे वो खर्च कर देगी जो भी होगा, या फिर जो कोविड वगैरह से रिलेटेड है तो यहाँ पे पैसा खर्च कर दिया जाएगा।
जैसे जो भी चल रहा है वैक्सीन वगैरह समथिंग जो ड्राइव चल रही है उन चीजों के लिए पैसा ऐसे ही मिलता है रैंडमली जो होता है, तो वो वोट ऑन क्रेडिट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारी प्रोसेस थी, तो वोट ऑफ ग्रांट क्लियर हुआ सबको, अनुदान देने की बात हुई जो। एक आपका क्या था एडिशनल ग्रांट जिसकी सर्विस की बात नहीं हुई, एक था आपका एक्सेप्शनल ग्रांट जो इसी बार किया जा रहा है, फिर उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट ज्यादा पैसे की जरूरत है और आपने अभी खर्च नहीं किया है। एक्सेस ग्रांट तब अप्रूव कराते हैं जब ज्यादा पैसे की जरूरत थी और आपने खर्च भी कर दिया है। टोकन ग्रांट वो होता है जब किसी स्कीम पर हमने पैसा हमारा बच गया है और उसको हम दूसरे वाले पे लगाना चाहते हैं, तो हम टोकन ग्रांट लेके आते हैं। हेलो, बजट कंप्लीट हुआ, तो बजट की जो प्रोसेस थी वो आपकी कंप्लीट होती है इस तरह से। ठीक है, अगला वाला जो पेज है आपका, ये आपको याद करना होगा क्योंकि आपके आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें वो चीजें बताई गई हैं जो मेन आपका, जैसे 89 किसके बारे में है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति के बारे में। 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के रिक्ति त्यागपत्र पद से हटाया जाना। 91 में क्या है, कर्तव्यों का निर्वहन है। 92 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना। 93 क्या बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये एक मेन आर्टिकल है जो, अच्छा अगर पढ़ना चाहो तो आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दें, एक ये 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 93 ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक 98 याद कर लेना, बाकी छोटे छोटे हैं, वैसे कोशिश करिए कि सब याद हो जाए, लेकिन एक दो जो है वो आपके ये हैं। तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, ये आपको याद करना होगा आर्टिकल। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो हम आगे आपको समझाएंगे जो उनसे रिलेटेड होंगी, लेकिन किस आर्टिकल में क्या कहा गया है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूछ लिया कि लोकसभा के अध्यक्ष की किस आर्टिकल में बात की गई, ये तो भैया तुम्हें याद होना पड़ेगा ना, याद करो तभी तो बता पाओगे कि कौन से आर्टिकल में बात हुई है। हाँ, उनके फंक्शन हम बता सकते हैं आपको कि लोकसभा कैसे काम करती है, कैसे राज्यसभा है, वो सब चीजें आर्टिकल आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट था वो आपका बजट वाला भी कंप्लीट होता है। 6 स्टेप में इसको पास किया जाता है, अनुदान देने के लिए कुछ होता है, और जितनी बातें थी। तो आज के लिए कहानी हम खत्म करते हैं, कल हम फिर वापस आते हैं इसी टाइम पर, और कोशिश रहेगी कि सब कुछ ठीक चले, नेटवर्क सब बढ़िया चलता रहे, हमारी आशा यही है। अब क्या करें, कुछ चीजें जो हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं, तो अब यही आशा कर सकते हैं भैया कि भगवान जो चाह रहा है क्या करें, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में वही हम कर पाएंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। अपना रिवाइज करते रहना, नोट्स भेज दिया है, चाहो तो उसमें पहले से आप देख सकते हो।